हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होते हैं कि हम कैसे पता करें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम एबनॉर्मल मोलर मास का यूज़ कब करें। इस चीज़ को सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मैंने इसमें कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, फार्मूला कौन सा यूज़ होगा वो भी बताया है, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जिससे आप जो फार्मूले बताए गए हैं उनका एप्लीकेशन समझ सकें। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा को समझ सकें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बीटा को समझ सकें। जब डाइमराइजेशन होता है या डिसोसिएशन होता है, तब हम किस तरीके से जो 4 फार्मूले हैं उनका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का उनका यूज करते हैं, वो कैसे करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर आई निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं, वो 3 जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं और कब कौन सा यूज करना चाहिए एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, वो हम सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको मेरी मेहनत, मेरे ये पीपीटी प्रिपरेशन करने के तरीके और पढ़ाने के तरीके अच्छे लगते हों तो कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। अब हम शुरू करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एबनॉर्मल मोलर मास हम यूज क्यों करते हैं? 2 केस में, डिसोसिएशन या एसोसिएशन। जब इन दोनों में से कोई भी एक चीज होगी तभी ये यूज होगा। अब इस डिसोसिएशन एसोसिएशन में कैसे पता करेंगे या फिर कैसे यूज होगा वो देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, 1 मोल ऑफ केसीएल लिया। 1 मोल ऑफ केसीएल, अब केसीएल एक सॉल्ट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा, ये 1 मोल ऑफ के प्लस और 1 मोल ऑफ सीएल माइनस आयन देगा। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव आयन कितने हो गए? 2 मोल। हमने स्टार्टिंग में कितना लिया था? 1 मोल। अब आपको किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला देख लीजिए, उसमें क्या होता है, मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारा जो मोलर मास है, कैलकुलेटेड वैल्यू कहां से आई? के प्लस सीएल माइनस, मतलब के का 39 और इसका 35.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 74.5 आया। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कितनी है? 2, जो यहाँ पर 2 मोल है। तो क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोल पर डिपेंड करती है ना, तो हमारा क्या आया, ये 37.24 हो गया, जो कि एबनॉर्मल हो गया। अब इस एबनॉर्मल क्यों कहा? क्योंकि देखिए, हमने लिया था केसीएल। अब केसीएल का जो मोलर मास है वो 74.5 ही हो सकता है। अदरवाइज अगर उसको हमने कुछ और चेंज कर दिया, जैसे यहां पर आया 37.25, तो ये केसीएल नहीं है, तो मतलब ये एबनॉर्मल मोलर मास है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो केसीएल है वो आयनाइज हुआ है के प्लस सीएल माइनस में, और उसने 2 मोल बनाए हैं। तो यहां पर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास इज लेस देन कैलकुलेटेड और एक्चुअल मोलर मास। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कौन सा हो गया? ये वाला। और कैलकुलेटर और एक्चुअल कौन सा है? जो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो डिसोसिएशन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जो होगा वो कैलकुलेटेड और एक्चुअल मोलर मास से कम होगा। कैसे कम होगा वो मैंने आपको समझा दिया। अब ये तो हो गया डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन होता है तो उस केस में एक प्रॉपर्टी आती है एसिड के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज के लिए अवेयर होंगे कि ये कैसे निकालते हैं, लेकिन हम फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एसिड लिए, Ha कॉमन एसिड है, और CH3COH हमने एसिटिक एसिड ले लिया। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज किया, H प्लस और एसिटेट आयन देगा। तो ये चाहे आप ऊपर जो एसिड दिया था Ha, उसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद अगर एसिटिक एसिड से के लिए लिखना चाहते हैं तो वो यही हो जाएगा, प्रोडक्ट यानी H प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एसिटेट आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो कि के होता है। ये इसीलिए बताया गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आई निकालने के लिए आता है, अल्फा निकालने के लिए आता है, फिर के निकालने के लिए आता है। आप 32 33 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी पूछा गया है। साथ में एग्जाम्पल लास्ट के जो 2 हैं, 12 और 13, जिसमें 13 में ये पूछा गया है। ठीक है, अब उसके बाद है
एसोसिएशन। एसोसिएशन में डिसोसिएशन का उल्टा होता है। डिसोसिएशन में कम मोल से ज्यादा मोल बनेंगे। डिसोसिएशन मींस आयनाइजेशन। एसोसिएशन में ज्यादा मोल से कम मोल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने मोल है, 2 मोल। यहाँ पर 2 मोल जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं डाइमर फॉर्मेशन। और ऐसा कब होगा, बेंजीन में। अब ध्यान रखिएगा क्या डिफरेंस है। ये यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हम एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे हैं। कोई भी एसिड होता है एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है, और एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है तभी हम उसमें Ka फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हमने वही एसिटिक एसिड बेंजीन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ले लिया तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, वो एसोसिएट होगा, मतलब वो डाइमर बनाएगा। इनिशियली आपने कितने मोल लिए, 2 मोल, देखिए लिखा हुआ है। लेकिन बाद में क्या बन गए, 1 मोल। देखिए यहां पर क्या है, 1 मोल आ गया, ठीक है, क्योंकि वो एसोसिएट हो गया। नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने हो गए, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहां पर मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। अब मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। जैसे उसमें क्या होता है, हो गया था मोलर मास हाफ हो गया था, इसमें मोलर मास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो दोनों में जस्ट अपोजिट हो गए एक दूसरे के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड और एक्चुअल मोलर मास। आप देख सकते हैं, मैं पीछे कर देता हूं। यहां पर देखिए ये लेस देन का साइन है, और यहां पर वही चीज में मोर देन का साइन है। ठीक है, ये नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। एबनॉर्मल मोलर मास में जब एसोसिएशन डिसोसिएशन में क्या फर्क होता है, क्या चेंजेस होते हैं, उस चीज को आप याद रखें। यहीं बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने कहा था डाइमर फॉर्म करता है एसिटिक एसिड, कैसे फॉर्म करता है, ऐसे फॉर्म करता है। ये देखिए डाइमर 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो रहे हैं। एक बंदा था वॉन्ट ऑफ फैक्टर, फोटो आप देख रही है, काफी गुस्से में लग रहा है। अब उसके बाद क्या है कि इसी ने इस चेंज को, जो मोलर मास कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, मींस जो एक्चुअल मोलर मास से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो एबनॉर्मल मोलर मास में कन्वर्ट हो रहा है, उस चीज के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। Such molar mass that is either lower or higher than expected or normal value is called abnormal molar mass. Abnormal molar mass क्या होते हैं, जो एक्चुअल से कम या ज्यादा हो जाते हैं, उनको कहा जाता है abnormal molar mass. अब इसके लिए क्या हो गया, want of factor दिया गया, जो कि extent of dissociation एसोसिएशन को एक्सप्लेन करता है। इसको want of factor को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये want of factor I निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। देखिए यहां पर नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, इसका फर्स्ट फॉर्मूला। नॉर्मल मोलर मास क्या है, जो हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला हमें दिया है, जैसे केसीएल दिया है, के का मोलर मास प्लस सीएल का मोलर मास हो गया नॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास कैसे आएगा, जैसे आपको फॉर्मूला पता है, टी एफ इज इक्वल टू क्या है, के एफ इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम इंटू 1000। ठीक है, अब इसमें जो M2 है वो होगा ये, ध्यान रखिएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। जब आपको डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में गिवन हो, केएफ गिवन हो, W2 गिवन हो, W1 गिवन हो, मतलब सब कुछ गिवन है, तो आप कैलकुलेट करके क्या निकालेंगे, M2 निकालेंगे। 2 मतलब सॉल्यूट का मोलर मास। ठीक है, तो जो आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे वो क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास होगा। और जो आप फॉर्मूले के मोल्स को, यानी फॉर्मूले के K प्लस Cl माइनस या CH3COH का 60 होता है, ये जो होता है, जो फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जो हम आज तक छोटे से होते थे तब से करते आ रहे हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, वो है नॉर्मल मोलर मास। अब उसके बाद दूसरा फॉर्मूला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 2 चीजें, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड। अब देखिए आपको अगर कोई वैल्यू दी गई है, जैसे आपको ये वैल्यू दी गई है, सपोज दैट मैं पेन कलर बदल देता हूं, ये वैल्यू आपको दी गई है, डेल्टा टीएफ दी गई है, तो इसको कहा जाएगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको मैं कहता हूं ओसीपी। मैं कहता हूं ओसीपी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमें गिवन होती है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल होती है। कैलकुलेटेड कौन सी होगी, जैसे हमें डेल्टा टीएफ निकालना है,
जिसके लिए हमें KF, W2, M2, W1 मतलब सब कुछ दिया गया, तो हमने वो डेल्टा TF निकाल लिया, तो कैलकुलेशन करके निकाला ना, तो उसको कहा जाएगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही है जो हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, और ऑब्जर्व वो होगी जो हमें गिवन होती है। बेसिकली सिंपल समझ लीजिए, ऑब्जर्व जो गिवन है, कैलकुलेटेड जो हमने कैलकुलेट की। अब उसके बाद है I, मतलब थर्ड फॉर्मूला, I इज इक्वल टू total number of moles of particle after dissociation association, total number of particle before dissociation association। ये जो थर्ड फॉर्मूला है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी बता सकते हैं, लेकिन इसका मैंने बहुत ही ट्रिकी वे में बहुत ही सिंपल तरीका बताया हुआ है, जिससे आप डिसोसिएशन एसोसिएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप आई निकाल सकते हैं। एक बार आप देख लेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आप जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, लास्ट में आपका कैलकुलेशन करने के बाद आई निकला, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो आई आपका सही आया या नहीं। जैसे कि क्वेश्चन में डिसोसिएशन कहा था और आई जो है वो 1 से सपोज दैट कम आ गया, तो वो गलत किया है, क्योंकि डिसोसिएशन जब भी होगा आई हमेशा 1 से ज्यादा होगा, ये चेक करने का तरीका है। और एसोसिएशन होगा तो आई हमेशा 1 से कम होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लीजिए आप। अब उसके बाद क्या होगा, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जो 4 हैं, अगर किसी में डिसोसिएशन एसोसिएशन में से कुछ भी हो रहा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप आई से मल्टीप्लाई कर दो सभी। ये देख लीजिए, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उन सभी में आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब भी डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा या एबनॉर्मल मोलर मास का यूज होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर वाले जो भाई साहब हैं अपना आई इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं आगे। जैसे जब डिसोसिएशन होगा तो हम किस तरीके से वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे या अल्फा निकालेंगे। अब डिसोसिएशन हो रहा है तो कितना डिसोसिएशन हो रहा है, 10%, 5%, 100%, 70%, कितना हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको कहा जाता है अल्फा। मैंने यहां पर वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक और एसोसिएशन दोनों को हर जगह अल्फा से ही रिप्रेजेंट किया है, लेकिन मैंने कंफ्यूजन खत्म करने के लिए डिसोसिएशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अब यहां पर अल्फा और आई के बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हैं, किसमें, जब भी डिसोसिएशन हो। अब कैसे, n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट। अब जैसे एक बात है, हमने पीछे एग्जांपल देखा था, CH3COH किस में डिसोसिएट हो रहा था, H प्लस प्लस CH3COO माइनस। अब आप देख सकते हैं ये कितना है, 1 मोल। यहां पर ये दोनों पार्टिकल ऐड होंगे तो H प्लस और CH3COO माइनस क्या हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। तो यहां पर 1 मोल कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पार्टिकल्स में, यानी ये 2 पार्टिकल्स में, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। बस सिंपल सा, और कुछ नहीं। बस उसके बाद यहां पर देखिए ये 2 आ जाएगा, अल्फा और आई का रिलेशनशिप आ जाएगा। अब दोनों में से कोई एक चीज दी गई होगी तो दूसरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl, KCl, इसके लिए समझते हैं। यहां पर देखिए NaCl डायरेक्ट कितने मोल बना रहा है, 2 मोल, तो n की वैल्यू 2 हो गई। ये क्या हो गया, अल्फा क्या हो गया, 100%, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो वो पूरी तरीके से डिसोसिएट होते हैं, इसीलिए अल्फा 100% लिया गया। K2SO4 क्या है, 2K प्लस SO4 2 माइनस, n की वैल्यू 3, अल्फा 100%। जैसे CaCl2, यहां पर कैटाइन कितना बना, 1 मोल, एनाइन कितने बने, 2 मोल, तो टोटल आयन कितने हुए, 3 मोल, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ये है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, आई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता। NaCl है, आई की वैल्यू 2 होगी क्योंकि ये डिसोसिएट होता है। CaCl2 है, आई की वैल्यू 3 होगी क्योंकि अगेन ये डिसोसिएट होकर 3 आयंस देता है।
वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस बताया गया है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ लीजिए, सिंपल बातें हैं। जो HCl है वो जो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, उसका हर मोल ऑफ HCl H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या होगा, कुछ आयनाइज हो जाएंगे, जैसे कि देखिए ये एक आयनाइज हो गया, बाकी ना ये आयनाइज हुआ ना ये आयनाइज हुआ, मतलब इनके जो H प्लस आयन है वो इंटैक्ट है, अटैच है, वो रिमूव नहीं हुए, वो एसिटिक एसिड से यानी एसिटेट आयन से अलग नहीं हुए। तो यानी कुछ फ्रैक्शन में जो आयनाइज होते हैं, H प्लस आयन देते हैं, वो है वीक एसिड। अब ऐसे ही जैसे पीछे एक था CaCl2 का, यहाँ पर AlCl3 का दे दिया, एक और एग्जांपल, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर ये 3 मोल हैं, तो टोटल हुए 4 मोल। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये पिक्चर के हेल्प से आपको ये समझाया है। अब उसके बाद है एसोसिएशन। एसोसिएशन में हमने जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है उसको हमने बीटा सपोज किया है। अब बीटा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 ये होता है। अब n का क्या होगा, n क्या है, जैसे कि पीछे हमने जो एग्जांपल लिया था CH3COOH, ये किस में चेंज हो रहा था, CH3COOH ट्वाइस, ये किस में बन रहा था, डाइमर, यानी 2 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे थे, 1 मॉलिक्यूल में, यानी 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच होकर पूरा 1 मोल बना रहे थे, तो ये क्या बना रहे थे, डाइमर। अब n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ n। n मतलब यहां पर डैश का मतलब है डाइमर, ट्राइमर, etc। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये 2 मोल है, यहां पर 1 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, बीटा इज हमेशा लेस देन 100% होगा। ठीक है, कितने मोल ब्रेक हो रहे हैं, मतलब यहां कितने मोल है, यही चीज ये है। ठीक है, तो यहां पर आप n की वैल्यू जो नीचे दिख रही है वो रख देंगे, तो यहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको मिल जाएगा। अब इनको हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तब और क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमने क्या किया, ये 33 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। 19.5 CH2F COH is dissolved in 500 gram of water. Depression in the freezing point of water observed 1 degree centigrade. Calculate the Bantoff factor I and degree of dissociation or of fluoroacetic acid। यानी यहाँ पर I निकालना है, अल्फा निकालना है। हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ये मैंने जो सॉल्व किए हैं वो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग किए हैं। जिस तरीके से पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, गिवन वैल्यू लिखना चाहिए, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना चाहिए, देन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, डेल्टा टीएफ आपको दिया गया है, केएफ आपको पता है वाटर के लिए, W2 गिवन है, M2 आप निकाल लीजिए, W1 गिवन है। वैसे तो देखिए मोलर मास आप फॉर्मूला दिया गया है तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आई निकालने के लिए, कैलकुलेट मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, मतलब वही नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब कैलकुलेट को नॉर्मल भी कहते हैं और ऑब्जर्व्ड को एबनॉर्मल कहते हैं। तो यहां पर ये निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू दी गई है क्योंकि आपको, तो ये कितना आया यहां से निकालने के बाद 72.54। अब जो 78 जो आपको फॉर्मूला दिया गया था, फॉर्मूला ऊपर दिया गया था फ्लोरोएसिटिक एसिड का CH2FCOH, उसका मोलर मास कितना आया 78। तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो I की वैल्यू कितनी आई, 1 से ज्यादा आई। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिसोसिएशन लिखा है, तो 1.0753 ये आ गई। अब इसको हम डिसोसिएट कर देते हैं। ये डिसोसिएट करने पर कितने मोल दे रहा है, यहां पर 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो टोटल कितने हो गए, 2 मोल दे रहा है। तो जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला था उसको हमने लिया, यहां पर n की वैल्यू 2 डाल दी, तो अल्फा कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके सामने 0.075। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, जिसमें अल्फा आ गया और आई आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अल्फा से क्वेश्चन में अगर के निकालना हो तो आप के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब उसके बाद है 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। अब एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करेंगे बेंजीन में तो क्या बनाएगा,
डाइमर फॉर्मेशन पीछे ऑलरेडी बता चुका हूं। टू मेक 1 लीटर एट 300 Kelvin, osmotic pressure of solution is found to be 1.64 atm. If it is known that acetic acid in benzene forms a dimer, ये आपको पता है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी बीटा निकालना है। अब देखिए पाई इज इक्वल टू ICRT यूज होता है, आई निकाल लेंगे इसमें क्योंकि पाई दिया है, ठीक है। अब बाकी आपको मोलैरिटी निकालने के लिए देखिए क्या दिया, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है। तो आर की वैल्यू आपको पता है, यहां पर टेम्परेचर भी पता है, तो ऐसा करने पर सॉल्व करके आप आई की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखिए आई की वैल्यू 1 से कम आई, इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है। अब जब बेंजीन होता है, बेंजीन में एसोसिएशन होगा, यहां पर कितने मोल हैं, 2 मोल, तो ये क्या हो गया, एन की वैल्यू 2 हो गई। अब बीटा का जो फॉर्मूला पीछे पढ़ा था उसमें वैल्यू पुट की, तो यहां पर बीटा क्या है, 0.6 है, ठीक है। इस तरीके से यहां पर एसोसिएशन, पहले डिसोसिएशन का न्यूमेरिकल, फिर एसोसिएशन का न्यूमेरिकल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब K2SO4 लिया, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्यों, क्योंकि इसमें कहा गया है अज्यूमिंग दैट इट इज अ कंप्लीटली डिसोसिएटेड। जब भी ये कहा जाएगा इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को इंडिकेट कर रहा है। तो लीजिए हमने उसको 100% आयनाइज कर दिया, अल्फा 100%। अब यहां पर कितने आयन है, 2, तो आई की वैल्यू 3 हो गई। पाई इज इक्वल टू CRT लगा दीजिए। मोलर मास, सॉरी मोलैरिटी निकालने के लिए क्या क्या दिया गया है, 25 मिलीग्राम, इसको ग्राम में चेंज करना मत भूलना, 2 लीटर ऑफ वाटर, और टी की वैल्यू 25 प्लस 273 यानी 298 हो जाएगी। तो यहां पर देखिए मोलैरिटी निकाल दी हमने, मोलर मास गिवन था आपको, फिर आर की वैल्यू आपको पता है, यहां सारी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आपके सामने आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैंने एसोसिएशन बता दिया, डिसोसिएशन बता दिया, न्यूमेरिकल करवा दिए। दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मैं ऐसी आशा करता हूं। और बाकी आपको चीजें क्लियर ना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर देना कि नहीं समझ में आया, तो मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा, वरना आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।